सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया, सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम अभिनंदन उपाध्याय है और मैं पिछले 5 महीने से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं, तो मैं उन लोग उस उन सब चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि पहला दिन एज़ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कैसा होता है। और दूसरा पॉइंट डॉक्टर्स का रिस्पॉन्स कैसा होता है, लोग इग्नोर करते हैं या बिज़ी होते हैं, जो भी है। तीसरा पॉइंट ये है कि टारगेट का प्रेशर, कि जो भी आपको कंपनी की तरफ से जो टारगेट्स मिलेंगे उसको अचीव करना रहेगा, उसके लिए जो प्रेशर्स आते हैं मंथ एंड में। कुछ कंपनियों में कैसे होते हैं कि वीकली क्लोजिंग्स होती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ शेयर करूँगा। उसके बाद होता है लर्निंग, जो कॉलेज में नहीं बताई जाती हैं, जो फील्ड में आके समझ में आता है, जैसे कि ट्रेनिंग वगैरह में। पॉजिटिव साइड्स होते हैं, पॉजिटिव साइड्स भी इसमें बहुत अच्छे हैं, जैसे कि इसमें कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशंस, मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, जो कि एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट डे कैसा होता है फील्ड में। तो जैसे कि आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, जो भी है, काफ़ी सारी कंपनियां हैं फील्ड में। तो उसके बाद क्या होगा कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन करीबन 1 हफ्ते तक आपका इंडक्शन चलेगा। किसी कंपनी में होता है 3 दिन का या 4 दिन का इंडक्शन होता है, किसी कंपनी में 1 हफ्ते तक का इंडक्शन होता है। तो मेरा जो हुआ था इंडक्शन, वो 1 हफ्ते का था। फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे होता है आपका, क्या नाम है, स्टडीज़ होती हैं, जो भी प्रोडक्ट के बारे में होता है उसको लेके बताया जाता है कि प्रोडक्ट के क्या है, यूज़ क्या है, क्या डोजेस फॉर्म है, क्या ही मतलब कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा डॉक्टर के सामने। तो ये सारी चीज़ें आपके जो मैनेजर होते हैं, जो सीनियर होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, प्रॉपरली समझाते हैं कि कैसे क्या उनके सामने रिप्रेजेंट करना चाहिए आपकी। उसके बाद फिर 2 दिन ये चलता है। थर्ड डे फिर आपको फील्ड में ले जाते हैं, डॉक्टर से मिलवाते हैं। उसके बाद फिर उनको बताते हैं कि अब आपके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि सर ये हमारे न्यू टीएम है, न्यू एमआर हैं, जो कि अभी आज के बाद से यही फील्ड में आएंगे, आपसे मिलेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद फिर अब आपको सारी लगभग डॉक्टरों से मिलवाने के बाद फिर आपका, जब आप अकेले जाते हैं फील्ड में, तो अकेले फील्ड में जाने के बाद क्या होता है कि कभी कभी फर्स्ट फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है कि आप जब अपनी विजुअल ऐड लेकर खड़े हो जाते हैं डॉक्टर के सामने। और पहली बात तो खड़े होने का जो होता है फर्स्ट टाइम में, ना ही आपको टाइमिंग का पता होता है। टाइम का पता होने के बाद भी क्या होता है कि कभी क्या होता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इस डे पे हम नहीं मिलेंगे, अभी हम नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। तो आपको कभी कभी क्या होता है कि वेट करना पड़ जाता है, 1-1 घंटा, किसी के यहाँ 2-2 घंटे तक वेट करना पड़ जाता है। उसके बाद जब डॉक्टर मिलते भी हैं तो वो उतना उतना मतलब फोकस नहीं करते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, ओके, डन है, ठीक है, जाइए, ओके, ठीक है, हो गया, इस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है। तो उस टाइम पे आपका जो कॉन्फिडेंस होता है काफ़ी लो हो जाता है। तो उस जगह पे अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। आपने डॉक्टर से मिला, डॉक्टर से मिलने के बाद फिर आप फार्मेसी पे जाते हैं। फार्मेसी पे जाने के बाद फिर आप पूछते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट चल रहे हैं, तो फिर ठीक है, उसके कुछ ऑर्डर्स वगैरह हैं, अगर होते हैं तो वो आपको बता देंगे कि हाँ ये ऑर्डर है। फर्स्ट टाइम पे तो वो ऑर्डर्स भी नहीं बताते, वो डायरेक्टली स्टॉकिस्ट को ही बताते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे प्रोडक्ट जो है वो स्टॉकिस्ट से ही अब हम मंगवा लेते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे फील्ड में निकलने लगते हैं, फील्ड में निकलने के बाद फिर क्या होता है कि हमारा एक तरीके से बॉन्ड बनने लगता है। जो फार्मेसी पे होते हैं उनके साथ बॉन्ड बनता है। तो हम क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि नहीं चल रहे होते हैं, तो हमारी जब रिलेशन बिल्ड अच्छी होती है, रिलेशन बनाना होता है बेसिकली इसमें। फील्ड सेल्स का काम है, क्या जितना आपका अच्छा रिलेशन है उतना अच्छा आपका सेल है। रिलेशन नहीं है, सेल नहीं है। तो रिलेशन बिल्ड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे को भी काफ़ी सारी दिक्कतें स्टार्टिंग में आई। लगभग स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बस मैं जाता था, कॉल करता था, फार्मेसी पे मिलता था, बट नन ऑफ दिस, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। फिर धीरे धीरे करते करते जब मुझे जानने लगे लोग, तो उनसे हमारी बातें होने लगने लगी। तो मैं उनको शेयर भी करता था कि कुछ सर हमारे कुछ और भी प्रोडक्ट हैं जो कि मैम या सर लिखते भी हैं बट दूसरे ब्रांड का लिखते हैं। तो हमारी डील वगैरह भी अच्छी है, तो अपनी डील के बारे में उनको शेयर करते हैं कि हमारी ये डील आ रही है या हमारा रेट काफ़ी उनसे कम है। तो कभी कभी फार्मेसी पे ही वो रिलेशन आपके अच्छे होने की वजह से क्या होता है, वो प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं। मंगवाने के बाद वो फिर जो ऑलरेडी मैम लिख रही होती है वो ना लिख के फिर वो आपका लिखते हैं। तो ये सारे रिलेशंस पे वर्क करता है काम।
तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी डॉक्टर्स का रिस्पॉन्स होता है, तो जैसे कि आप कभी सेकंड पॉइंट हमारा डॉक्टर का जो रिस्पॉन्स होता है, तो उसमें क्या है कि कभी आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, वहाँ वेट कर रहे हैं आप, तो 1 घंटा वेट किया, आधा घंटा वेट किया, फिर उसके बाद डॉक्टर्स एमआरस को बुलाते हैं कि ठीक है आप आइए, कॉल करिए। तो जब कॉल करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम पे हमें सब कुछ याद होता है। सब कुछ याद होने के बाद भी हम कोई रिस्पॉन्स मतलब ब्लैंक हो जाते हैं वहाँ पे जाके कि क्या बोले। तो उस टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस अपना विजुअल ऐड खोला, प्रोडक्ट का नाम बताया और उसके बाद डोजेज़ जो है, क्या डोज़ है, कितने एमजी में आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें बताइए बस। उसके बाद ज़्यादा डीपली मत जाइए, क्योंकि अभी आपको नॉलेज वो नहीं है जो डॉक्टर सुनना चाहता है। तो प्रोडक्ट बताएँ, अपने प्रोडक्ट का डोज़ बताएँ, क्या डोज़ है, वो सारी बताने के बाद फिर थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोल के निकल जाइए। फिर उसके बाद धीरे-धीरे जब आपके अंदर से जब एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो ख़त्म होगा, उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आएगा तो उसके बाद आप प्रोडक्ट के बारे में भी बताएँगे। फिर उसके बाद में जो कॉम्पिटिटर चल रहा है उससे भी कम्पीट करेंगे अपने आप को कि सर जो प्रोडक्ट चल रहा है उससे हमारी एमआरपी भी कम है, प्लस जो हम आपको डील दे रहे हैं वो भी ज़्यादा है उससे। तो फिर एक टाइम के बाद डॉक्टर जब फेस की वैल्यू होती है, जब फेस वैल्यू जब मैच कर जाती है तो फिर डॉक्टर ये कहता है चलो ठीक है, कुछ सैंपल्स रख दो। तो आप सैंपल प्रोवाइड कराते हैं, जो आपकी कंपनियाँ आपको देती हैं, सैंपल्स देती हैं मेडिसिन्स के, तो वो आप देते हैं वो। उससे क्या होता है, एक इंटरेक्ट का मतलब डॉक्टर का भी ये होता है कि हाँ, मुझे सैंपल्स दे रहे हैं ये वो। तो इससे भी क्या होता है कि आपकी सेल बढ़ती है। दूसरी चीज़ होती है, फिर तीसरी चीज़ हमारी है टारगेट का प्रेशर। अब कुछ कंपनियों में ऐसा होता है कि वीकली टारगेट होते हैं, जैसे कि आपका मंडे मंडे क्लोजिंग होती है, मंडे टू मंडे क्लोजिंग होती है, तो महीने में 4 बार क्लोजिंग होती है। तो कुछ कंपनियों का ऐसा होता है, कुछ कंपनियों में ज़्यादा करके कंपनियों का होता है लास्ट में, मंथ एंड में क्लोजिंग होती है। तो जैसे कि मेरा जो है, मेरी कंपनी में ऐसा होता है कि वीकली क्लोजिंग होती है। वीकली क्लोजिंग का मीन्स ये होता है कि आपको 25% होता है, एक हफ्ते में 25% करना होता है, दूसरे हफ्ते में 50% एंड थर्ड वीक में 75% एंड फोर्थ वीक में 100% करना होता है। तो ये हमारी कंपनी का है। तो हर एक कंपनी का अपना अलग अलग वो होता है, क्राइटेरिया होता है। तो जब वहाँ पे उस टाइम पे टारगेट के प्रेशर में ये होता है कि जब स्टार्टिंग में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको यही नहीं समझ में आता है कि जो मेरे प्रोडक्ट चल भी रहे हैं तो वो कहाँ चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं तो क्या क्वांटिटी में जा रहे हैं, महीने की क्या क्वांटिटी हो रही है, किसी भी प्रोडक्ट का जो हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट जा रहा है आपके, वो किस क्वांटिटी में जा रहा है, ये भी आपको नहीं पता होता है। तो इस सब चीज़ों के बारे में पता होने के बाद फिर आपको प्रेशर ये आता है कि सपोज़ 80% हो गया या 60% हो गया, उसके बाद 100% नहीं हो रहा है, तो फिर कंपनी से भी प्रेशर आते हैं कि आपको किस लिए रखा हुआ है हमने, जो हमारे टारगेट्स हैं वो भी आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मेरा जो मानना है ये है कि आप हर महीने कम से कम 2 या 3 नए काउंटर्स ऐड करें, नए डॉक्टर्स को ऐड करें उसमें, जिससे कि स्मॉल क्वांटिटी मतलब 10,000 15,000 ऐसे भी अगर आप हर महीने 10,000 तक की भी अगर न्यू काउंटर्स ऐड करते हैं तो आपको फिर मंथ एंड में उतना प्रेशर नहीं आएगा। और अगर आप अपने स्टॉकिस्ट को नए काउंटर्स ऐड करके नहीं देंगे तो वो ये दिखाएगा कि मतलब उसको ये लगेगा कि मतलब जब मैं खुद से ही बेच ले रहा हूँ तो मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। अब अगर आप उसको नए काउंटर्स ऐड करके देंगे तो सब कुछ किसी महीने आपका कुछ 40-50 हज़ार से अगर टारगेट छूट भी रहा होता है तो वो ये बात जानता है कि जो हमारे सेल जो प्रोडक्ट सेल हो रही है तो उसको वो क्या करता है कि एक्स्ट्रा क्वांटिटी में मंगवा लेता है। वो जानता है कि सेल हो ही जाना है। तो इससे क्या होता है कि आपका भी टारगेट हो जाता है और एक रिलेशन बिल्ड होता है आपका स्टॉकिस्ट से। और फोर्थ पॉइंट ये है जो कि है लर्निंग, जो कॉलेज में नहीं बताई जाती। लर्निंग कॉलेज में क्या है कि हमें बताया जाता है, आप चाहे बी फार्मा करके आते हैं या डी फार्मा या बीएससी बीए जो भी करके आप आ रहे हैं, तो बीएससी बीए का तो नहीं पता मुझको, बट बी फार्मा डी फार्मा का तो 2 ही 3 जगह है, चाहे अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करिए या खुद के मेडिकल हॉल खोलिए या स्टॉकिस्ट बनिए, या तो फिर अगर इतना आपके पास बजट नहीं है तो फिर लोग कंपनियों में जाते हैं। तो कंपनियों का जो पैकेज होता है काफ़ी कम होता है, लोगों को 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार पे, 8-8 हज़ार पे भी कंपनियाँ रखती हैं। और स्टूडेंट्स को नीड होती है जॉब की तो वो कर लेते हैं। फिर बाद में 1 महीने 2 महीने बाद करने के बाद फिर उनको ये हो जाता है कि वर्कलोड तो हमारे पास इतना है, लेकिन जो हमें सैलरी मिल रही है वो इनफ नहीं है, क्योंकि कंपनियाँ जो अगर छोटे शहरों से आ रहे हैं तो उनके यहाँ पे तो कंपनियाँ हैं नहीं, वो बाहर जाते हैं, तो बाहर का एक्सपेंस जो है वो उस जो सैलरी पैकेज है उसमें फुलफ़िल नहीं हो पाता है।
तो लड़के ज़्यादा करके फिर बी फार्म, डी फार्म ये करने के बाद वो फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ही जॉब में आते हैं। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब में आने का क्या है कि प्रेशर जो होता है, सेल्स का प्रेशर जो होता है, वो मुझे आई थिंक जब से मैं 5 महीने से जॉब कर रहा हूँ, इसके पहले मैंने बी फार्मा किया, बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं सीधे इस कंपनी में ज्वाइन कर लिया मैंने। तो मुझे ये लगता है कि सेल्स में जो प्रेशर है, वो और किसी जॉब में प्रेशर नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक ये भी चीज़ है कि पॉजिटिव साइड ये है कि इससे हमारा ये हो जाता है कि हमारी प्रोनाउंसिएशंस काफ़ी बढ़िया हो जाती हैं। हमारी जो भी प्रोडक्ट डिटेल, जो भी मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके बारे में नॉलेज अच्छी हो जाती है। हम एक रेपुटेड डॉक्टर्स के साथ बैठते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, जिससे हमारी कम्युनिकेशन पावर इम्प्रूव होती है। और दूसरी चीज़ होती है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ने से ये होता है कि हम किसी के भी सामने होते हैं तो एक फुलफिल, मतलब एक मतलब खुल के हम बात करते हैं उनसे। तो और लास्ट एक बताना चाहूँगा, जो कि सैलरी पैकेज होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में। सैलरी वेरी करता है कि आपकी कंपनी कैसी है, कंपनी की सेल्स कैसे हैं, टारगेट क्या है कंपनी के। अगर कंपनी का टारगेट बढ़िया है, कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, बड़ी कंपनियों का क्या होता है कि वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक का पैकेज देती हैं। एज अ फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। जो मुझको भी फ्रेशर्स पे जो सैलरी मिल रही है वो अराउंड 4.15 के की है सैलरी, मतलब 4,15,000 की मेरी जो है एनुअल है, सीटीसी है। तो काफ़ी बढ़िया है, प्लस इंसेंटिव भी हैं। तो साइकिल वाइज इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे 2 मंथ के साइकिल होते हैं, किसी किसी कंपनियों में 3-3 मंथ के साइकिल्स होते हैं, किसी कंपनी में 6-6 मंथ के साइकिल्स होते हैं। तो वो वैरी करता है कंपनीज़ पे। तो इंसेंटिव बहुत अच्छा होता है, अगर आप टारगेट अचीव कर रहे हैं तो इंसेंटिव्स बढ़िया होता है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट वही है कि अगर आप इस फील्ड में, ये है, प्रेशर बहुत है। प्रेशर के इन द सेंस, मैं अभी पिछले 5 महीने से कर रहा हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि हाँ, स्टार्टिंग में मुझे 2-3 महीने तो ऐसा प्रेशर लगता था, बट अभी फ़िलहाल के टाइम पे जैसे मुझे 5 महीना हो गया हुआ है, तो एक तरीके से क्या है कि मुझे मार्केट के बारे में नॉलेज हो गया हुआ है, अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज है मुझको। तो जिससे क्या है, कम्युनिकेशन डॉक्टर के सामने बैठ के कम्युनिकेशन करने में फिर ईज़ी रहता है। तो कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है मेरे अंदर। नहीं तो पहले मुझे जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता था, अपनी स्टडीज़ पे इम्प्रूव करिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज लीजिए, कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानिए कि कॉम्पिटिटर का जो जो मेरे पास जो ब्रांड है वही कॉम्पिटिटर के पास है, तो कॉम्पिटिटर क्या एमआरपी दे रहा है, मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसकी क्या एमआरपी है, कंपेयर करिए। अगर आपका एमआरपी कम है तो आप कम्पीट कर सकते हैं, आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि सर हमारी जो ब्रांड है, आप और भी कुछ प्रोडक्ट्स हमारे लिखते हैं सर, तो इस पे एक बार आप फोकस करिए, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जब आप फील्ड में आएंगे तो आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। तो लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये लगता है कि आप इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं तो मुझको फॉलो कर लीजिए, लाइक करिए मेरी वीडियो को। ये आई थिंक मेरी पहली वीडियो है जो कि मैं इस तरीके से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब के बारे में बता रहा हूँ। तो आगे भी मैं ऐसी सारी वीडियोस लाता रहूँगा, और ये मेरी पहली वीडियो है, तो लाइक करिएगा, फॉलो करिए, सपोर्ट करिएगा कि आगे मैं और भी इस तरीके की वीडियोस ला सकूँ। थैंक यू सो मच।